हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साना साइंस क्लब। आज के इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे एनसीईआरटी प्लस एमसीक्यू सीरीज को, जहां पे आज का हमारा टॉपिक रहेगा कार्बन कंपाउंड्स। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें डिस्कस करनी है ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले पोजीशन ऑफ कार्बन इन द पीरियोडिक टेबल, कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड मॉलिकुलर मॉडल्स, टाइप ऑफ रिएक्शन अंडरगन by organic compounds, homologous series of compounds having different functional groups, isomerism, IUPAC nomenclature of organic compounds। उसके बाद यहाँ पे डिस्कस करेंगे हाइड्रोकार्बन्स, देयर क्लासिफिकेशन, फॉर्मेशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम, इंडस्ट्रियल सोर्स, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स, जो कि आपका क्लास 10th की एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, तो ये हमें क्लास 11th की एनसीईआरटी से करना होगा। एल्कोहल की बात करें, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज पढ़ना है, क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ एल्कोहल्स, आयोडोफॉर्म टेस्ट, इफेक्ट ऑफ एल्कोहल ऑन लिविंग बींग्स। तो इसमें से एल्कोहल, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी, ये सब कुछ जो है क्लास 12th की एनसीईआरटी से करना होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी, ये भी क्लास 12th की एनसीईआरटी से। फंक्शनल ग्रुप एनालिसिस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी 10th में मेंशन नहीं है। सोप, डिटर्जेंट, बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट एंड कार्बन फाइबर्स। तो इसमें आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो कि क्लास 10th में मेंशन नहीं है, तो वो हमें क्लास 11th या 12th से करना होगा। तो आज के इस लेक्चर में हम केवल वही डिस्कस करेंगे जो हमारे क्लास 10th की एनसीईआरटी में है। बाकी जो भी यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया है, जो भी एनसीईआरटी में नहीं है क्लास 9th एंड 10th के, वो हम बाद में लास्ट में जो है सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसे अभी भी मुझे याद है, सबसे पहले हेनरीज लॉ डिस्कस करने हैं, उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो हमने बीच बीच में छोड़ रखे हैं क्योंकि वो हमारे क्लास 9th और 10th की एनसीईआरटी में नहीं है। तो इसमें से हेनरीज लॉ हो गया, परसेंटेज कंपोजिशन हो गया, फिर यहाँ पे जो है ये गैलुसैक लॉ, आवोगाड्रो लॉ, ये सारी चीज़ें अभी डिस्कस करनी है। और यहाँ पे ये ब्रांस्टेड-लोरी थियरी, लिविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, ये सारी चीज़ें हमें क्लास 11th-12th से जो है करना होगा। तो जो भी हमारे 9th और 10th के एनसीईआरटी में है वो तो हम मेंशन कर ही लेंगे, लेकिन जो हमारे क्लास 11th-12th से करना है वो हम लास्ट में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कार्बन एंड कंपाउंड। तो देखो ये हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो यहाँ पे क्या है, इन द लास्ट चैप्टर वी केम टू नो मेनी कंपाउंड्स ऑफ इम्पोर्टेंस टू अस। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट सम मोर इंटरेस्टिंग कंपाउंड एंड देयर प्रॉपर्टी। ऑल्सो वी शैल बी लर्निंग अबाउट कार्बन एंड an element which is of immense significance to us in both its elemental form and in the combined form। यानी जो कार्बन है हमारा, उसका हम एक तो पढ़ेंगे जो एलिमेंटल फॉर्म है, यानी कि वो कार्बन के रूप में C के फॉर्म में, एंड इन द कंबाइंड फॉर्म, और वो जब कंपाउंड बना लेता है अलग अलग एलिमेंट से, तो उसके बारे में भी यहाँ पे डिस्कस करना है। और बहुत सारे कंपाउंड के बारे में हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, जैसे कि हमारा था मेटल, नॉन मेटल, फिर उसके भी पहले हमने एसिड बेस पढ़ा, तो वहाँ पे बहुत सारे कंपाउंड के बारे में डिस्कस किया। लेकिन आज का जो हमारा चैप्टर है वो ओनली फोकस करेगा कार्बन और उसके कंपाउंड पे। तो यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे क्या मेंशन है कि आप अपने आसपास बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, जैसे कि फूड, क्लोथ्स, मेडिसिन, बुक्स और मेनी ऑफ द थिंग्स दैट यू लिस्टेड और द बेसिस ऑफ वर्सेटाइल एलिमेंट कार्बन। यानी ये जो सारी चीज़ें हमारे आसपास मौजूद हैं वो सभी वर्सेटाइल एलिमेंट कार्बन पे क्या होती हैं, बेस्ड होती हैं। ऑल लिविंग स्ट्रक्चर आर कार्बन बेस्ड। जैसे आप देखोगे, चाहे वो हमारे बोन्स की बात कर लो या कोई भी ऑर्गन की, तो वहाँ पे मतलब प्रोटीन हो गया, अमीनो एसिड हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, ये सारी चीजें सब में कहीं ना कहीं क्या है, कार्बन है। तो इन एडिशन ऑल लिविंग स्ट्रक्चर आर कार्बन बेस्ड। द अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट एंड इन द एटमॉस्फेयर इज क्वाइट मेगर, यानी बहुत ही कम मात्रा में है। द अर्थ क्रस्ट हैज ओनली 0.02% ऑफ कार्बन इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स में जैसे कि कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोल एंड पेट्रोलियम। यानी जो कार्बन है बहुत ही कम अमाउंट में हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होने के बावजूद भी वो क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। तो जो मिनरल्स है कार्बन के, वो क्या क्या हो जाएंगे, कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोल, पेट्रोलियम, ये सारी चीजें। एंड द एटमॉस्फेयर हैज 0.03% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखना 0.02% कार्बन इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स, जो कि हमारे अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट है,
और एटमॉस्फेयर में 0.03% क्या प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में प्रेजेंट है। इन स्पाइट ऑफ दिस स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन अवेलेबल इन नेचर द इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन सीम्स टू बी इमेंस, यानी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है कार्बन का। इन दिस चैप्टर वी विल नो अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन विच मेक्स कार्बन सो इम्पोर्टेंट टू अस, यानी किस वजह से कार्बन हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है, उन सारी चीजों को इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे बॉन्डिंग इन कार्बन, द कोवैलेंट बॉन्ड, यानी पहले ही हमें बता दिया कि जो भी बॉन्डिंग होगी कार्बन के साथ में वो क्या होगा, कोवैलेंट बॉन्ड होगा। इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव स्टडीड द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, वी सॉ दैट आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन और इन मोल्टेन स्टेट। तो ये सारी चीजें तो हम डिस्कस कर चुके हैं, तो वो तो रही बात आयनिक कंपाउंड की। अब जो बात होगी वो होगी कोवैलेंट बॉन्ड या फिर कोवैलेंट कंपाउंड की। वी ऑल्सो सॉ हाउ द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन आयनिक कंपाउंड एक्सप्लेन दीज प्रॉपर्टीज। मोस्ट कार्बन कंपाउंड आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो देखो जो हमारे आयनिक कंपाउंड होते हैं वो मतलब सॉल्यूशन में या मोल्टेन स्टेट में अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी की, लेकिन यहाँ पे क्या है, मोस्ट कार्बन कंपाउंड, यानी हम कह सकते हैं कोवैलेंट कंपाउंड जो होते हैं पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी की। तो यहाँ पे देखो कुछ जो है कंपाउंड मेंशन है, जैसे कि एसिटिक एसिड, क्लोरोफॉर्म, इथेनॉल एंड मीथेन। तो यहाँ पे इनका मेल्टिंग पॉइंट और यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट मेंशन है। तो यहाँ पे बातें क्या हो रही हैं, फ्रॉम द डाटा गिवन बिलो 4.1 on the boiling and melting point of carbon compound, we find that these compound have low melting and boiling point as compared to ionic compound। मतलब ionic compound से इनकी जो melting boiling point है वो कम है। We can conclude that force of attraction between the molecule are not very strong since these compounds are largely non-conductor of electricity. We can conclude that the bonding in these compound does not give rise to any ions। यानी इस डाटा से हमें क्या पता लगा सकते हैं कि सबसे पहले इनकी जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होंगी वो कम होंगी और इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा और ये क्या करेंगे, ये मतलब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करवाएंगे, यानी ये नॉन कंडक्टर होते हैं। और हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो है आयंस का फॉर्मेशन नहीं कर सकते, मतलब नहीं करते हैं। अगर ये आयन का फॉर्मेशन करते तो ये इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करते, लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। तो ऐसा मान लो कि ये क्योंकि आयन भी प्रोड्यूस नहीं करते। इन क्लास 9th वी लर्न अबाउट द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ वेरियस एलिमेंट एंड हाउ इट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यानी पिछले क्लासेस में हमने ये देख लिया कि जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है किसी भी एलिमेंट की वो किस बात पे डिपेंड करती है कि उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है। जैसे हमने बार बार चर्चा की है सोडियम और यहाँ पे क्लोरीन की, तो यहाँ पे 2881 ये है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका होता है 287। तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है 7 है, यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है। तो कोई भी एलिमेंट ऑक्टेट पूरा करना चाहता है तो यहाँ से ये जो है एक निकाल देगा, यहाँ पे ये जो है एक पकड़ लेगा। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उस पर डिपेंड करता है कि कोई भी एलिमेंट किस तरह की मतलब किस तरह से कंबाइन करेगा आपस में। तो सोडियम और क्लोरीन जो है यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है डायरेक्ट, तो ये जो है आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। तो आगे देखो यहाँ पे द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6। जो कार्बन होता है उसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, यानी हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो यहाँ पे आएगा 2 और 4। तो अब देखो हमने क्या बोला कि ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए या तो यहाँ पे ये जो है 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा या तो ये चारों दे देगा, क्योंकि यहाँ पे या तो फिर 2 हो सकते हैं आउटर मोस्ट में, जैसे कि हीलियम होता है, वो तो एक एक्सेप्शन होता है। तो यहाँ पे जो कार्बन है वो या तो 4 ले ले या फिर 4 दे दे। तो आप खुद ही सोचो, मतलब ये इसके पास दोनों ही ऑप्शन है, तो ये दोनों ही नहीं करेगा, ना तो 4 ले ही लेगा ना ही 4 दे ही देगा। तो आगे पढ़ो क्या है, रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट इज एक्सप्लेन्ड एज देयर टेंडेंसी टू अटेन अ कंप्लीटली फिल्ड आउटर सेल। यानी कोई भी एलिमेंट की जो आउटर सेल है वो फिल हो जाए, इस बात पे उसकी रिएक्टिविटी डिपेंड करती है। अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, उनके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब देखो एलिमेंट फॉर्मिंग आयनिक कंपाउंड अचीव दिस बाय आइदर गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट सेल। यानी अपने जो आउटर मोस्ट सेल में
इलेक्ट्रॉन को फील्ड करने के लिए जो आयनिक कंपाउंड होते हैं, जैसे कि सोडियम हो गया या फिर क्लोरीन हो गया, ये पूरी तरह से या तो ट्रांसफर कर देंगे, यानी या तो गेन कर लेंगे या तो लूज कर देंगे, या तो गेन कर लेंगे या तो लूज कर देंगे, यानी यहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का। लेकिन इन द केस ऑफ कार्बन इट हैज 4 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल एंड नीड्स टू गेन और लूज 4 इलेक्ट्रॉन टू अटेन नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन। लेकिन कार्बन के केस में या तो ये चार्ज देगा या तो ये चार्ज लेगा अपने नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन को अटेन करने के लिए। इफ इट वर टू गेन और लूज इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ पे देखो कार्बन अगर मतलब मान लो वो पूरी तरह से दे देता है या फिर ले लेता, दोनों केस में क्या होगा। तो फर्स्ट कंडीशन है कि जब इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग C4 नेगेटिव एनायन, अगर मान लो कार्बन ने मान लो कि वो पूरी तरह से 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से ले लिया तो क्या बना लेगा, कार्बन 4 नेगेटिव एनायन, बट इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस विथ 6 प्रोटॉन टू होल्ड ऑन द 10 इलेक्ट्रॉन, यानी 10 इलेक्ट्रॉन के साथ में 6 प्रोटॉन को होल्ड करना यहाँ पे क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो ये यहाँ पे हम 10 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन कैसे निकाल रहे हैं ये तो आपको क्लियर ही होगा। यहाँ पे देखो ये होता है हमारा, हमने क्या देखा था, जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो यहाँ पे ये तो हो गया 6, लेकिन ये यहाँ पे देखो 4 निगेटिव आ गया, यानी 6 जो पहले से हैं उसमें 4 और ऐड हो गया, यानी 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो दैट इज 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया। तो न्यूक्लियस के लिए ये चीजें क्या हो जाती हैं, डिफिकल्ट हो जाती हैं कि 6 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन को एक साथ में होल्ड करना, यानी जो कार्बन है वो पूरी तरह से 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से गेन तो नहीं कर सकता। अब बात करें कि अगर ये मान लो अपने 4 इलेक्ट्रॉन को पूरी तरह से लूज कर दे, इट कुड लूज 4 इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग C4 कैटायन, तो यहाँ पे जब वो 4 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो क्या बन जाएगा, C4 प्लस कैटायन बन जाएगा, बट इट वुड रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, लेकिन यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी की आवश्यकता होगी, लीविंग बिहाइंड अ कार्बन कैटायन विथ 6 प्रोटॉन इन इट्स न्यूक्लियस होल्डिंग ऑन टू जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन। अब क्या हो गया, 6 प्रोटॉन हो गया और 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो यहाँ पे सबसे पहली बात तो 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ही बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी लगेगी, ऊपर से ये कि मतलब 6 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ये दोनों ही केस, चाहे वो 4 इलेक्ट्रॉन लेने की हो या फिर देने की हो, दोनों ही कार्बन के लिए क्या होता है, अच्छा नहीं होता है, पॉसिबल नहीं होता है। तो अब इसके पास ऑप्शन क्या बचा, तो देखो कार्बन ओवरकम दिस प्रॉब्लम बाय शेयरिंग इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन विथ अदर एटम ऑफ कार्बन और विथ एटम ऑफ अदर एलिमेंट। तो अपने इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए कार्बन क्या करता है, या तो वो खुद कार्बन के साथ में बॉन्ड बना लेगा, या फिर वो किसी अदर एलिमेंट के साथ में अपने जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको क्या करेगा, शेयर करेगा। याद रखना, कंप्लीट ट्रांसफर या कंप्लीट गेनिंग नहीं करेगा, शेयर करेगा। तो जैसे हम देखते हैं, जैसे इस तरह से कार्बन जो है या तो कार्बन से ऐसे जुड़ जाए, या तो कार्बन इस तरह से कोई और एलिमेंट जैसे कि हाइड्रोजन मान लो इस तरह से जुड़ जाए, तो यहाँ पे इसके 8 इलेक्ट्रॉन जो है उसके आउटर मोस्ट शेल में पूरे हो जाते हैं। तो इस तरह से याद रखना, जो कार्बन है वो शेयरिंग करता है, कंप्लीट ट्रांसफर नहीं करता है इलेक्ट्रॉन का। नॉट जस्ट कार्बन बट मेनी अदर एलिमेंट फॉर्म मॉलिक्यूल बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन इन दिस मैनर, मतलब केवल कार्बन ही ऐसा नहीं है, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जो कि बॉन्ड क्या करते हैं, शेयर करके बनाते हैं। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन बिलोंग टू द आउटर मोस्ट शेल ऑफ बोथ द एटम, यानी जब शेयरिंग होगी तो जाहिर सी बात है दोनों ही एटम जो आपस में कंबाइन कर रहे हैं उनके आउटर मोस्ट शेल क्या करेंगे, आपस में बिलोंग करेंगे। एंड लीड टू बोथ एटम अटेनिंग द नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन, और शेयर भी क्यों करेंगे, जैसे देखो कार्बन यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ में शेयर किया, तो हाइड्रोजन को तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो जब ये जबकि इसके पास 1 है, देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन 1s1, तो 1 ही है लेकिन 2 चाहिए, तो इसके साथ में जो है यहाँ पे ऐसे शेयर कर करके 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया। और कार्बन के पास में भी 4 पहले थे, 4 हाइड्रोजन के मिल गए, मतलब 4 हाइड्रोजन के मिल गए, तो 4 8 हो गया यहाँ पे। तो ये जो है दोनों का ही प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो गया। तो वही यहाँ पे लीड टू बोथ अटेनिंग द नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन, यानी दोनों ही गैस अपने आप में क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। इसी वजह से तो यहाँ पे क्या करेंगे, शेयर करेंगे। सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल फॉर्म्ड इन दिस मैनर इज दैट ऑफ हाइड्रोजन, as you have learnt about the atomic number of hydrogen is 1, hence hydrogen has 1 electron in its K cell and it require 1 more electron to fill the K cell. So 2 hydrogen atoms share their electron to form a molecule of
हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन आपस में भी हाइड्रोजन से कंबाइन करता है ये 2 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करने के लिए। दिस अलाउ ईच हाइड्रोजन एटम टू अटेन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ नियरेस्ट नोबल गैस helium which has 2 electron in its case, and we can depict this using dots or crosses to represent valence electron। जैसे यहाँ पे देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, दोनों का ही आपस में क्या हो गया, H2 मॉलिक्यूल यहाँ पे बन जाएगा शेयर्ड इलेक्ट्रॉन के थ्रू। तो अब यहाँ पे अलग अलग एलिमेंट की बात की गई, जैसे शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज said to constitute a single covalent bond between the 2 हाइड्रोजन एटम। यहाँ पे मतलब एक शेयर हुआ तो एक बॉन्ड बन गया। अब यहाँ पे देखो एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन 17, जैसे क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 17 होता है। तो जब क्लोरीन आपस में कंबाइन करेगा तो देखो एक क्लोरीन हो गया, इसका एटॉमिक नंबर 287 और यहाँ पे फिर क्लोरीन हो गया 287। तो जब ये आपस में मतलब एक दूसरे से कंबाइन करेंगे तो ये क्या बनाएंगे, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। क्या बनाएंगे, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक उसी तरह से ऑक्सीजन की बात करें, जैसे यहाँ पे देखो ये एक ऑक्सीजन, ये तो ऑक्सीजन क्या होता है, इसका एटॉमिक नंबर 8, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 6, तो आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 2 2 2 यानी 6 दोनों के पास में है, 2 और चाहिए। तो ये आपस में इस तरह से क्या करते हैं, शेयर कर लेते हैं। तो अब देखो इसके पास में भी 2 2 4 2 मतलब यहाँ पे 4 यानी 8 इसके भी पास हो गए और 8 इसके भी पास हो गए, यानी ऑक्सीजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करके क्या बनाते हैं, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। यानी अब यहाँ पे देखो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ, तो 2 इलेक्ट्रॉन जब शेयर होते हैं तो एक बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर हुआ है तो 2 बॉन्ड बनेंगे। तो इस तरह से जो ऑक्सीजन है हमारा उसके बीच में आ जाता है डबल बॉन्ड। ठीक उसी तरह से अगर बात करें नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन भी देखो यहाँ पे जो नाइट्रोजन है उसका एटॉमिक नंबर 7, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 5, तो आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन। तो 5 को हम इस तरह से 3 और 2 के फॉर्म में लिख देते हैं। तो यहाँ पे 2 2 और ये 3 और 3, तो ये 3 और 3 क्या करते हैं, आपस में शेयरिंग कर लेते हैं। तो देखो अब यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर हुए हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बॉन्ड बनाते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन मिलकर 3 बॉन्ड बना लेंगे। तो इस तरह से जो हमारा नाइट्रोजन होता है वो होता है ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। क्या होता है, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, यानी इसके बीच में जो आता है वो ट्रिपल बॉन्ड आता है। यानी हम इसको लिखते हैं, सॉरी मतलब ट्राई एटॉमिक नहीं, यहाँ पे आ जाएगा ट्रिपल बॉन्ड इसके बीच में। ट्राई एटॉमिक में फिर ये N3 हो जाएगा जो कि गड़बड़ हो जाएगा। तो ऑक्सीजन O2 यानी डाई एटॉमिक तो होगा, लेकिन नाइट्रोजन जो है वो ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करेगा, लेकिन होगा तो ये हमारा डाई एटॉमिक ही। तो थोड़ा सा जो है कंफ्यूजन हो गया। तो इस तरह से जो है अलग अलग एलिमेंट की बात यहाँ पे करी गई है। और ठीक इसी तरह से ऑक्सीजन, यहाँ पे वाटर की बात हुई है कि मतलब ये किस तरह से शेयर करते हैं। तो वाटर में भी क्या होता है, H2O होता है। तो ऑक्सीजन देखो जैसे ये है हमारा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास में कितना होता है, आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे ये इसको ऐसे लिखो 2 2 4 और इस तरह से ऐसे एक एक अलग अलग कर दो 6। तो अगर यहाँ से एक हाइड्रोजन कंबाइन कर जाए और यहाँ से एक हाइड्रोजन कंबाइन कर जाए तो इसके पास भी कितने हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे और हाइड्रोजन को 2 मिल जाएंगे। तो इस तरह से दोनों का ही आउटर मोस्ट शेल कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे इन सब की बात जो है करी गई है स्ट्रक्चर की। अब देखो मीथेन इज वाइडली यूज्ड एज अ फ्यूल एंड इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोगैस एंड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। जो मीथेन होता है वो क्या होता है, वाइडली फ्यूल के रूप में यूज किया जाता है और ये मेजर कंपोनेंट होता है किसका, बायोगैस का और सीएनजी का यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द सिंपलेस्ट कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द कार्बन। कार्बन के द्वारा फॉर्म किया गया सबसे सिंपलेस्ट कंपाउंड क्या है हमारा, CH4 यानी मीथेन। मीथेन हैज अ फॉर्मूला CH4। Hydrogen, as you know, has a valency of 1. Carbon is tetravalent because it has 4 valence electron. In order to achieve a noble gas electronic configuration, carbon share these electron with 4 atom of hydrogen as shown. तो ये सारी चीजें हमने जो है डिस्कस कर ली हैं। अब देखो such bond which are formed by the sharing of an electron pair between 2 atom are known as covalent compound
ऐसे बॉन्ड जो कि शेयरिंग के द्वारा बनते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल आर सीन टू हैव स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। आप सोचो स्ट्रॉन्ग क्यों ना होंगे, क्योंकि आपस में शेयर किए हुए हैं तो स्ट्रॉन्ग तो होंगे ही विद इन द मॉलिक्यूल, बट इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस आर वीक। यानी जब ये आपस में कंबाइन करेंगे तब तो स्ट्रॉन्ग होंगे, लेकिन जब ये इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस होगा इनके बीच में तो वो क्या होगा, वीक होगा। यानी जब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से कंबाइन करेगा तो वो तो वीक होगा। दिस गिव्स राइज टू द लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो इससे क्या होगा, जो इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है वो लो हो जाएगा। सिंस द इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड बिटवीन एटम्स एंड नो चार्ज पार्टिकल आर फॉर्म्ड, सच कोवैलेंट कंपाउंड आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि यहाँ पे जो है आपस में शेयर कर लिए बॉन्ड को, तो कोई चार्ज तो यहाँ पे बना नहीं, तो इससे क्या होगा, सच कोवैलेंट कंपाउंड आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इससे क्या हो जाता है, ये पुअर कंडक्टर हो जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, क्योंकि यहाँ पे कोई भी चार्ज फॉर्मेशन नहीं होता है। तो अब देखो बात करते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन की। तो एलोट्रॉप्स क्या होते हैं, यहाँ पे द एलिमेंट कार्बन अकर्स इन डिफरेंट फॉर्म इन नेचर। जो कार्बन एलिमेंट होता है वो डिफरेंट फॉर्म में हमारे नेचर में क्या है, प्रेजेंट होता है, विथ वाइडली वेराइंग फिजिकल प्रॉपर्टीज। और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होती है, अलग अलग होती है। बोथ डायमंड एंड ग्रेफाइट आर फॉर्म्ड बाय कार्बन एटम। जो डायमंड है या ग्रेफाइट है, दोनों ही कार्बन एटम से क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। द डिफरेंस लाइज इन द मैनर इन विच द कार्बन एटम आर बॉन्डेड टू वन अनदर। यहाँ पे फिर भी दोनों आपस में डिफरेंट इस वजह से हो जाते हैं क्योंकि दोनों में ही कार्बन एटम का जो बॉन्डिंग है वो डिफरेंट मैनर में होता है। इन डायमंड ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम फॉर्मिंग अ रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। डायमंड में क्या होता है, ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम, और इससे क्या होता है, एक रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हमें मिल जाता है। इन ग्रेफाइट ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन। याद रखना, डायमंड में 4 से कंबाइन करता है, लेकिन ग्रेफाइट में 3 अदर कार्बन से कंबाइन करता है। इन द सेम प्लेन गिविंग अ हेक्सागोनल एरे। तो इससे एक हेक्सागोनल हमको जो है स्ट्रक्चर मिल जाता है। वन ऑफ दीज बॉन्ड इज अ डबल बॉन्ड एंड दस द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज सेटिस्फाइड। और इसमें से जब मतलब एक कार्बन 3 कार्बन के साथ में होता है तो आप सोचेंगे वैलेंसी कैसे कंप्लीट होगी, तो एक कार्बन के साथ में 2 बॉन्ड बना लेता है, तो इससे 4 उनकी वैलेंसी जो है कंप्लीट हो जाती है। ग्रेफाइट स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड बाय द हेक्सागोनल एरे बीइंग प्लेस्ड इन लेयर्स वन अबव द अनदर। यानी हेक्सागोनल ये हमें इसलिए दिखता है क्योंकि यहाँ पे एक के ऊपर एक लेयर बन जाती है, आपको स्ट्रक्चर में जो है दिख भी रहा होगा। तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड, ये है स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट, ये है स्ट्रक्चर ऑफ C60 यानी जिसे हम बोलते हैं बकमिंस्टर फुलेरीन। तो अब यहाँ पे देखो, दीज 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर रिजल्ट इन डायमंड एंड ग्रेफाइट हैविंग वेरी डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी इवन दो देयर केमिकल प्रॉपर्टी आर द सेम। यानी जो डायमंड और ग्रेफाइट है, भले ही उनका फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होता हो, भले ही डायमंड में वहां पे एक कार्बन 4 कार्बन के साथ में हो, 3D स्ट्रक्चर बनाता हो, और ग्रेफाइट में एक कार्बन 3 कार्बन के साथ में हो और वो हेक्सागोनल वहां पे एरे बनाता हो, बट इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो क्या होती है, सेम होती है। डायमंड इज हार्डेस्ट सबस्टेंस नोन व्हाइल ग्रेफाइट इज स्मूथ एंड स्लिपरी। ग्रेफाइट इज ऑल्सो अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अनलाइक अदर नॉन मेटल्स। तो देखो, जो नॉन मेटल्स होते हैं हम क्या देखते हैं कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट मतलब उतने अच्छे कंडक्टर नहीं होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि क्या होता है, वेरी गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। इस पॉइंट को याद रखना। डायमंड कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय सब्जेक्टिंग प्योर कार्बन टू वेरी हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। यानी हम डायमंड को कैसे बना सकते हैं, जब कार्बन को बहुत ही ज्यादा प्रेशर और बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर देते हैं। तो दीज सिंथेटिक डायमंड आर स्मॉल बट आर अदरवाइज इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम नेचुरल डायमंड। देखो, जो सिंथेटिक डायमंड होता है और नेचुरल डायमंड होता है, इन दोनों में ही हम फिर भी अंतर नहीं कर सकते हैं, चाहे वो हम खुद से बनाएं या जो नेचर में ऑलरेडी प्रेजेंट है। फुलरीन फॉर्म अनदर क्लास ऑफ कार्बन एलोट्रॉप। द फर्स्ट one to be identified was C60 which has carbon atom arranged in the shape of football. Since this looked like the
क्या है यहाँ पे, जियोडेसिक डोम डिजाइन बाय यूएस आर्किटेक्ट बकमिंस्टर फुलर, द मॉलिक्यूल वाज नेम्ड फुलरीन्स। यानी बकमिंस्टर फुलर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको इस तरह से बनाया था, तो इस बेस पे इसका नाम दे दिया गया क्या यहाँ पे, फुलरीन्स। तो ये सारी चीजें आपको समझ आई होंगी। तो एलोट्रोप्स क्या है, जब एक एटम जो है डिफरेंट फॉर्म में हमारे नेचर में एग्जिस्ट करता है तो वही होता है उसका एलोट्रोप्स। तो यहाँ पे डायमंड के बारे में, ग्रेफाइट के बारे में, बकमिंस्टर फ्लोरीन के बारे में आपको अच्छी तरह से पॉइंट जो भी दिए हैं वो क्लियर होने चाहिए। अब हम बात करेंगे वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन की। तो देखो यहाँ पे वी हैव सीन द फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड by the sharing of electron in various element and compound. We have seen structure of simple carbon compound methane. In the beginning of chapter we saw how many things we contain carbon. ये सारी चीजें हो गई। अब देखो we ourself are made up of carbon compound। जैसे हमारी जो बॉडी है वो खुद भी क्या है, कार्बन कंपाउंड से ही बनी हुई है। The number of carbon compound whose formula are known to chemists were recently estimated to be in millions। यानी ऐसे कंपाउंड जो कि कार्बन से बने हुए हैं, जिसे हम कह सकते हैं कार्बन कंपाउंड, वो अभी क्या है, मिलियंस में भी हैं। दिस आउट नंबर्स बाय अ लार्ज मार्जिन द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय ऑल द अदर एलिमेंट पुट टुगेदर। व्हाई इज इट दिस प्रॉपर्टी सीन इन कार्बन एंड नो अदर एलिमेंट। मतलब ऐसा क्या है कि कार्बन के इतने सारे एलिमेंट, इतने सारे कंपाउंड जो है प्रेजेंट है, ऐसा क्या है जो कि अदर एलिमेंट में ये प्रॉपर्टी नहीं है। द नेचर ऑफ द कोवैलेंट बॉन्ड इनेबल्स कार्बन टू फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड टू फैक्टर नोटिस। देखो जो कार्बन होता है वो कोवैलेंट कंपाउंड बनाता है, ये तो हमने देखा। तो यहाँ पे दो ऐसे फैक्टर हैं जो कि नोटिस किए गए हैं इसके वर्सेटाइल नेचर के पीछे। तो क्या है, कार्बन हैज द यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड विथ अदर एटम ऑफ कार्बन गिविंग राइज टू लार्ज मॉलिक्यूल। देखो सबसे पहली बात, तो जो कार्बन है वो अदर एलिमेंट की तो छोड़ो, खुद से भी वो क्या करता है, कंबाइन करके बहुत सारे एलिमेंट, बहुत सारे कंपाउंड बना सकता है, मॉलिक्यूल बना सकता है। और जब कार्बन से ही कंबाइन होके बहुत सारे मॉलिक्यूल बनाता है तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कैटिनेशन। क्या बोलते हैं, कैटिनेशन। जैसे आप देखो यहाँ पे कार्बन के साथ जुड़ के इस तरह से बहुत एक लंबी फॉर्म चेन बना रहा, तो इसे हम क्या बोल देते हैं, इस प्रॉपर्टी को कैटिनेशन। दीज कंपाउंड में हैव लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन, ब्रांच चेन ऑफ कार्बन और इवन कार्बन एटम अरेंज इन रिंग। यानी यहाँ पे कार्बन एक चेन के फॉर्म में भी हो सकते हैं, स्ट्रेट लाइन, या फिर यहाँ पे एक इस तरह से जो है चेन आपको मिल सकता है, ब्रांच चेन मिल सकता है, या फिर ये जो है एक रिंग के शेप में भी आपको आपस में कंबाइन करते हुए नजर आ सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, इन एडिशन कार्बन एटम में भी लिंक्ड बाय सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। यानी इन सब चीजों के साथ साथ में वो सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल बॉन्ड भी बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। कार्बन ऑफ कंपाउंड, देखो जिसमें सिंगल बॉन्ड होंगे वो क्या होता है, सैचुरेटेड कंपाउंड, जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होंगे वो होता है अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया, नो अदर एलिमेंट एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन टू द एक्सटेंट सीन इन कार्बन कंपाउंड। जिस तरह से कैटिनेशन प्रॉपर्टी कार्बन कंपाउंड में देखी गई है, उस तरह से आज तक किसी भी एलिमेंट में उतने लार्ज अमाउंट में नहीं देखा गया। सिलिकॉन फॉर्म कंपाउंड विथ हाइड्रोजन which have chain up to 7 और 8 एटम। देखो जो सिलिकॉन है, मतलब भले ही कार्बन की ही फैमिली का है, लेकिन ये भी जो है केवल 7 से 8 एटम तक ही ये चेन बना सकता है, इससे ऊपर नहीं बना सकता। बट दीज कंपाउंड आर वेरी रिएक्टिव, द कार्बन बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हेंस स्टेबल। लेकिन जो कार्बन बॉन्ड है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है और क्या होता है, स्टेबल होता है। गिव्स अस लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड विथ मेनी एटम्स लिंक टू ईच अदर, और इससे जो है हमें बहुत ज्यादा अमाउंट में कार्बन के कंपाउंड मिलते हैं। सिंस कार्बन हैज अ वैलेंसी ऑफ 4, इट इज कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विथ 4 एटम ऑफ कार्बन और एटम ऑफ सम अदर मोनोवैलेंट एलिमेंट। Compound of carbon are formed with oxygen, hydrogen, nitrogen, sulfur, chlorine and many other elements, giving rise to compound with specific property which depend on the atom other than carbon present in the molecule। तो ये सारी पॉइंट आपको क्लियर होंगे। Again the bond that carbon form with most other element are very strong, making these compound exceptionally stable। तो यहाँ पे ये भी आपको क्लियर होगा, क्योंकि बॉन्ड जो है बहुत स्ट्रांग बनने की वजह से जो कंपाउंड बनते हैं वो भी क्या होते हैं, बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। वन रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बाई कार्बन, मतलब ऐसा क्या है कि कार्बन के द्वारा जो बने हुए बॉन्ड है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि जो कार्बन है इसकी साइज जो है वो क्या है, बहुत ही ज्यादा क्या है, स्मॉल है। तो यहाँ से असर्शन रीजन क्वेश्चन आपसे जो है बन सकता है। दिस इनेबल्स द न्यूक्लियस टू होल्ड
on to shared pair of electron strongly, the bond formed by element having bigger atom are much weaker। जितने ज्यादा बड़े एलिमेंट होंगे उतना कम यहाँ पे मतलब उतना वीक बॉन्ड बनेगा, लेकिन जितने छोटे एलिमेंट होंगे उतना स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बॉन्ड उनके बीच में बनता है। तो ये पॉइंट भी आपको अच्छी तरह से क्लियर होंगे। अब देखो बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की। मतलब कार्बन जो है इतना ज्यादा वर्सेटाइल है कि जो हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं जैसे फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो कार्बन के बेस पे ही पूरी एक अलग सेपरेट हमारी क्या बन गई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जहां पे पूरे कार्बन की ही बात चलती है। तो देखो द टू कैरेक्टरिस्टिक फीचर सीन इन कार्बन दैट इज टेट्रावैलेंसी एंड कैटिनेशन पुट टुगेदर गिव राइज अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। यानी टेट्रावैलेंसी और कैटिनेशन की ये दो प्रॉपर्टी है कार्बन की, जो कि एक लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड यहाँ पे बनाती हैं। Many have the same non-carbon atom group of atom attached to different carbon chain. These compound were initially extracted from natural substance। ये जो कंपाउंड जैसे हमें कार्बन मिला ये पहले नेचर से ही ऐसे ही हमें एक्सट्रैक्ट हुआ था। एंड इट वाज थॉट, और ऐसा सोचा गया दैट दीज कार्बन कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड कुड ओनली बी फॉर्म्ड विद इन अ लिविंग सिस्टम। और ऐसा माना गया कि केवल लिविंग सिस्टम के अंदर ही ये कार्बन कंपाउंड होते हैं। दैट इज इट वाज पोस्टुलेटेड दैट अ वाइटल फोर्स वाज नेसेसरी फॉर देयर सिंथेसिस। और ऐसा माना गया कि वाइटल फोर्स, देखो जैविक फोर्स यहाँ पे क्या होता है, इनके सिंथेसिस के लिए नेसेसरी होता है। लेकिन एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम था फ्रेडरिक वॉलर, डिस्प्रूव दिस इन 1828 बाय प्रिपेयरिंग यूरिया फ्रॉम अमोनियम साइनेट। तो पहले तो ये माना जाता था जो कार्बन है वो लिविंग सिस्टम से आता है, लेकिन जो फ्रेडरिक वॉलर थे इन्होंने 1828 में क्या बनाया, यूरिया बनाया अमोनियम साइनेट से। और इस बात से ये प्रूफ हो गया कि कार्बन जो है केवल लिविंग सिस्टम से नहीं, वो मतलब ऐसे भी जो है बनाया जा सकता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। बट कार्बन कंपाउंड एक्सेप्ट फॉर कार्बाइड, ऑक्साइड ऑफ कार्बन, कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्ट कंटिन्यू टू बी स्टडीड अंडर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेकिन फिर भी जो है हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत इसके जो कार्बन है उसके कंपाउंड में जैसे कार्बाइड, एक सेकेंड, बट कार्बन कंपाउंड जैसे यहाँ पे जो कार्बन कंपाउंड है एक्सेप्ट फॉर कार्बाइड, चाहे वहां पे बात करें कार्बाइड की, ऑक्साइड ऑफ कार्बन की, या फिर कार्बोनेट की, या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट की, इन सबको हम क्या करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर में डिस्कस नहीं करते। बट कार्बन कंपाउंड एक्सेप्ट फॉर, देखो ये वर्ड याद रखना, एक्सेप्ट फॉर, यानी इन सबको हम पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। बाकी जितने भी कार्बन कंपाउंड है उन सबको हम पढ़ते हैं कहाँ पे, हम उसको पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो यहाँ पे ये सारे पॉइंट आपको अब क्लियर होंगे। तो अब बात करते हैं सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड की। तो पहले ही हमने देखा सैचुरेटेड जिसमें सिंगल बॉन्ड हो, अनसैचुरेटेड जिसमें डबल बॉन्ड हो। तो अब इनकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कि ये सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड प्रेजेंट होने से यहाँ पे क्या क्या हो सकता है।